हेलो, आज हम चर्चा करेंगे जो बीएससी एग्रीकल्चर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, स्पेशली सिक्स सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स है ना। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट के में ब्रीडिंग प्रोग्राम जो आते हैं उन पर जो इनको दो भागों में फिफ्थ डीन कमेटी का जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग डिवाइड कर दिया गया है, खरीफ और रबी सीजन। तो खरीफ सीजन और रबी सीजन, तो इसमें हम रबी सीजन की जो मेजर क्रॉप्स हैं उनके क्रॉप इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज आती हैं और उससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम देखेंगे और उन पर डिस्कस करेंगे। शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले गेहूं का बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, है ना। गेहूं जो है वर्ल्ड मोस्ट स्टेबल फूड है ना। तो गेहूं का इससे क्वेश्चन, अगर ये क्रॉप, गेहूं एक ऐसी क्रॉप है कि चाहे एग्रोनॉमी हो, चाहे पैथोलॉजी हो, चाहे जो है मतलब कि चाहे गेहूं के कीट हो या गेहूं के रोग हो या फिर गेहूं का क्रॉप प्रोडक्शन हो या गेहूं के क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स हो, यानी कि ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हो, तो उस वो अगर गेहूं मेंशन है तो ये मानिए कि उससे क्वेश्चन पूछे जाने, क्योंकि बहुत ही मेजर क्रॉप है। दूसरे नॉर्थ इंडिया में गेहूं जो है सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, गेहूं के ट्रिटिकम एस्टिवम है ना, ये जो ब्रेड व्हीट होता है, जो चपाती गेहूं, उसका बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं जो है मुख्यतः तीन तरीके का भारत में उगाया जाता है। ट्रिटिकम एस्टिवम जिसको हेक्साप्लाइड व्हीट कहते हैं, है ना, और ट्रिटिकम ड्यूरम जिसको मैक्रोनी व्हीट कहते हैं, मैक्रोनी, और एक होता है ट्रिटिकम डाइकोकम जिसको इमर व्हीट कहते हैं ना। तो ये तीन तरीके का गेहूं भारत में ज्यादातर उगाया जाता है ना। तो ये किस कुल का पौधा है? गेहूं ग्रेमी घास कुल का पौधा है। इसका उत्पत्ति स्थान साउथ वेस्ट एशिया। साउथ वेस्ट एशिया में ढेर सारे देश आते हैं। जैसे ही भारत से हम इधर वेस्टर्न साइड बढ़ेंगे, जहाँ से पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर शुरू होता है, उधर से जब चलेंगे तो अफगानिस्तान, तुर्की, जॉर्डन, इजराइल, इराक, कुवैत, कतर, ओमान, संयुक्त अरब, ये ढेर सारे देश है ना। तो लेकिन साउथ वेस्ट एशिया में एक पर्टिकुलर देश होगा, है ना। जैसे कि दक्षिणी एशिया में भारत भी आएगा, है ना, और भारत के साथ श्रीलंका भी आएगा। लेकिन अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया में तो सब कुछ आ जाएगा, लेकिन अब पर्टिकुलर बात हो जाएगी भारत की, तो उसमें दक्षिण एशिया, तो उसी तरीके साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया में ढेर सारे देश आते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर देश जो है वो इसका ओरिजिन प्लेस है। तो ये कौन है? तुर्की। गेहूं का उत्पत्ति स्थान तुर्की। जिन लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम है, सॉरी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, उनको हम हिंदी में साथ साथ में बोलते जा रहे हैं। और दूसरी चीज है कि जो लिखा है उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में वही पढ़ा जाएगा, है ना। तो ये साउथ वेस्ट एशिया यानी कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया गेहूं का जन्म स्थान माना जाता है। एक तो ऑप्शन इस तरीके से आ सकता है कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, और दूसरा ऑप्शन इस तरीके से आ सकता है कि तुर्की, अफगानिस्तान, इस तरीके। तो कोई भी अगर पर्टिकुलर देश पूछे या रीजन पूछे तो उस हिसाब से जो है साउथ वेस्ट एशिया, और साउथ वेस्ट एशिया का कौन सा देश? तुर्की, इसका उत्पत्ति स्थान माना जाएगा। अगली क्रॉप है चना, चिकपी। चिकपी का बॉटनिकल नेम होता है सिसर एरेटिनम, है ना। सिसर एरेटिनम इसका बॉटनिकल नेम होता है। चिकपी जो होता है ये, इसको बंगाल ग्राम भी कहा जाता है ना। चिकपी या चना नाम का अगर बंगाल ग्राम कहीं पे पूछ लिया गया, बंगाल ग्राम को बॉटनिकल नेम बंगाल ग्राम की फैमिली, तो वहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ये लेगुमिनेसी कुल का पौधा यानी दलहनी कुल का पौधा है ना, चना। और ये इसका भी जन्म स्थान देखिए साउथ वेस्ट एशिया, इसका भी जन्म स्थान है। लेकिन पर्टिकुलर देश की बात करें तो अफगानिस्तान और ईरान वाला क्षेत्र जो है इसका उत्पत्ति स्थान है। अब मटर की बात कर ले। मटर पाइसम सटाइवम। मटर भी जो देखिए, चना भी दो तरीके का, सिसर एरेटिनम और सिसर काबुलियम। सिसर काबुलियम जिससे छोला बनाया जाता है, छोला चना, और सिसर एरेटिनम वो चना जो उपयोग किया जाता है किसके लिए? मतलब आए जी देसी चना जिसको कहते हैं, ठीक है। सिसर एरेटिनम, सिसर काबुलियम, छोला चना। उसी तरीके से मटर पाइसम सेटाइवम, मटर का बॉटनिकल नेम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम, है ना। और ये पाइसम सेटाइवम है, ये भी दो तरीके का होता है। पाइसम सेटाइवम वैरायटी अर्बेंस, यानी कि अगर फील्ड क्राफ्ट की बात करें, पाइसम सेटाइवम वैरायटी अर्बेंस, वो मटर जिससे दाल बनाई जाती है, पाइसम सेटाइवम वैरायटी अर्बेंस होती है। और वो मटर जिसको सब्जी के लिए यूज करते हैं ना, तो वो क्या होगा? आजकल आप सीजन में फ्रोजन मटर मिलती है जो मटर पनीर खाने में उपयोग किया जाता है, तो उस तरह का जो मटर होगा उसमें पाइसम सेटाइवम वैरायटी हॉर्टेंस होगा, है ना। तो पाइसम सेटाइवम
वैरायटी हार्टेंस क्या हो जाएगा, सब्जी मटर। पाइसम सटाइवम वैरायटी अर्बेंस क्या हो जाएगा, दाल वाली मटर, है ना। और इसका भी फैमिली कुल क्या होगा, लेग्यूमिनेसी कुल का ये भी पौधा है, और इसका उत्पत्ति स्थान मेडिटेरियन रीजन यानी कि यूरोपीय क्षेत्र है, मेडिटेरियन क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान होगा। ठीक है, अब बात कर ले मस्टर्ड सरसों। ठीक है, ब्रेसिका स्पीसीज, जिसके ढेर सारे बॉटेनिकल नेम होते हैं, ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, ब्रेसिका रापा, है ना, ब्रेसिका जेंसिया। तो इसीलिए जो है इसका पर्टिकुलर इससे क्वेश्चन जो है इस टाइप के बहुत कम पूछे जाते हैं कि इसका बॉटेनिकल नेम बताइए, है ना, और उसका कुल भी, क्योंकि इसके कुल फैमिली भी बॉटेनिकल नेम में है, इसीलिए इसकी फैमिली भी बहुत कम पूछी जाएगी। और जिसके ढेर सारे नाम होते हैं उसके पर्टिकुलर पूछ लेते हैं कि इंडियन मस्टर्ड का बॉटेनिकल नेम बताइए, है ना, या ब्लैक मस्टर्ड का बॉटेनिकल नेम बताइए। तो इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसमें देखिए हमने येलो का लिखा है, येलो का उत्पत्ति स्थान यूरोप, है ना, और इसमें व्हाइट मस्टर्ड जो होती है उसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा, चाइना। ब्लैक मस्टर्ड होती है ब्रेसिका जेंसिया, सॉरी ब्रेसिका नाइग्रा, ब्लैक मस्टर्ड। इंडियन मस्टर्ड होती है ब्रेसिका जेंसिया। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखनी। सनफ्लावर सूरजमुखी, सूरजमुखी का बॉटेनिकल नेम होता है हेलियंथस एनुअस। ठीक, हेलियंथस एनुअस इसका बॉटेनिकल नेम होता है। ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है, एस्टेरेसी कुल का पौधा है। इसके बॉटेनिकल नेम और फैमिली दोनों बहुत ज्यादा पूछी जाती है ना। और ये इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, नॉर्थ अमेरिका। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, नॉर्थ अमेरिका, है ना। अब बात कर ले गन्ना, गन्ना सैकेरम ऑफिसिनेरम। गन्ने से भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको भी कायदे से कंसीडर करना है। गन्ना, गन्ने का उत्पत्ति स्थान सैकेरम ऑफिसिनेरम, फैमिली ग्रेमनी, ये खास कुल का ये भी पौधा है। और इसका ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा, न्यू गिनी। न्यू गिनी हिंदी में कहेंगे और वैसे क्या क्या कहेंगे, न्यू गिनिया। ठीक है, उत्पत्ति स्थान इसका। अब बात कर ले पोटैटो, आलू। आलू जो है इसको बॉटेनिकल नाम सोलेनम ट्यूबरोसम और फैमिली सोलेनेसी, है ना। उत्पत्ति स्थान इसका पेरू, पेरू या साउथ अमेरिका कह देंगे। टोमेटो, टमाटर, इसका बॉटेनिकल नेम, इसका बॉटेनिकल नेम लाइको पर्सिकान स्कुलेंटम। लाइको पर्सिकान स्कुलेंटम किसका बॉटेनिकल नेम है, टमाटर का, है ना। और ये किस कुल का पौधा है, ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। और साउथ अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान, कई जगह पेरू, कई जगह मैक्सिको भी लिखा है, इसलिए हमने साउथ अमेरिका इसमें लिखा है। साउथ अमेरिका इसका जो है उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ठीक है, अब देखिए ये मेजर क्रॉप्स हो गए जिनसे अब इसी तरीके से इसमें क्वेश्चंस हर एक टेबल से बनेगा। जैसे कि एक इसमें बॉटेनिकल नेम पूछा जा सकता है, एक की फैमिली पूछी जा सकती है, एक ओरिजिन प्लेस इसमें से पूछा जाएगा। बाकी अगर आप क्रॉप इम्प्रूवमेंट से संबंधित कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको क्रॉप प्रोडक्शन भी देखकर जाना होगा, क्योंकि सिलेबस में तो नहीं है कि सीड रेट की बताइए, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ईल्ड। और ईल्ड के लिए जो भी चीजें जरूरत पड़ती हैं वो सभी कंसिडर की जाएंगी, है ना। तो इसीलिए अगर आप क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ के जाएंगे तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट का जो सब्जेक्ट है उसमें एग्जाम जो है उसका और ही अच्छा होगा उस कोर्स का, है ना। तो इस चीज को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए उसी कड़ी में हम जो एक क्रॉप्स हैं उनमें उनके वाइल्ड रिलेटिव्स जिनके खासकर इम्पोर्टेंट हैं या जिनके नोन हैं वो, और उनमें गुणसूत्रों की संख्या और एंथर्स के बारे में जानेंगे, है ना। तो गेहूं का पूरा इवोल्यूशन हम जो है गेहूं का ही जब क्रॉप इम्प्रूवमेंट पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे गेहूं का पूरा इवोल्यूशन। ठीक है, अब इसमें चिकपी का जो है ये प्रोजेनेटर सिसर रेटिकुलेटम, ये चिकपी का प्रोजेनेटर है, सिसर रेटिकुलेटम, है ना। इससे क्वेश्चन अगर क्रॉप इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं जरूर आता है। बाकी वैसे नॉर्मल को एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वाइल्ड रिलेटिव से बहुत कम क्वेश्चन आने की संभावना होती है, लेकिन सिलेबस है इसलिए अगर आ जाए तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। बाकी सिसर बाइजुगम और सिसर इचोनोस्पर्मम ये सब वाइल्ड रिलेटिव्स हैं, है ना। और इसका प्रोजेनेटर क्या है, सिसर रेटिकुलेटम। उसी तरीके से मटर और सरसों, इनके भी जो है या तो इम्पोर्टेंट नहीं है या नोन नहीं है ना। आप सनफ्लावर की बात करें, सनफ्लावर का जो है ये रिलेटिव्स क्या हैं, हेलियंथस पिटियोलेरिस, हेलियंथस जाइजेंटस, हेलियंथस हिर्सुटस और हेलियंथस गिरडस, है। तो अब ये शुगर कैन का जो है सैकेरम स्पॉन्टेनियम, सैकेरम स्पॉन्टेनियम और सैकेरम रोबस्टम, ये जो है
प्रोजेनेटर और वर्ड रिलेटिव जिसके हैं, है ना, जिसमें सैकेरम स्पॉन्टेनियम जो है इसको प्रोजेनेटर माना गया है ना। पोटैटो का सोलेनम ब्रेवियल्स, है ना, ये तो कहने भी नहीं आ रहा है, सोलेनम ब्रेवियल, है ना, और टोमेटो का भी नोन नहीं, है ना। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने इसमें मेंशन करे हैं, जिन क्रॉप्स के हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वर्ड रिलेटिव्स, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। वर्ड रिलेटिव या प्रोजेनेटर पूछा जा सकता है, ठीक है। अब क्रोमोसोम की बात कर लें तो क्रोमोसोम गेहूं में 2n बराबर 6 सेक्स, है ना। हेक्साप्लॉइड गेहूं की बात करें जिसको बॉटनिकल एस्टियम होता है, तो उसमें 42 क्रोमोसोम्स होते हैं। चना में कहीं 14 दिया, कहीं 16 दिया, है ना, इसलिए हमने दोनों मेंशन किया। ऑप्शन में एक ही आएगा, और वैसे भी अगर 16 आए तो वही सही माना जाएगा, ठीक है, अगर दोनों कंडीशन है। अब पी मटर में 14 गुणसूत्र 2n बराबर, मस्टर्ड सरसों में 2n बराबर 18, सनफ्लावर सूरजमुखी 2n बराबर 34, शुगर कैन गन्ना गुणसूत्रों की संख्या 80 होती है। पोटैटो आलू में गुणसूत्र कितने होते हैं 48, 2n बराबर 4x बराबर 48, है ना। टमाटर में भी 2n बराबर 4x बराबर 48। अब इसमें एंथर्स जो ब्रीडिंग का पूरा प्रोग्राम फ्लोरल बायोलॉजी पर डिपेंड होता है ना। तो अब इसमें जो फ्लावर होता है उसमें एंथर्स होते हैं, एंथर या स्टेमेन, यानी कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, है ना। मेल पार्ट स्पेशली कह लेंगे, मेल पार्ट्स जो होते हैं उसी का एक आर्गन होता है क्या, स्टेमेन, है ना, जिसमें एंथर होते हैं, यानी कि जिसके अंदर परागकण होते हैं, वही होता है परागकोश, है ना। तो अब इसमें कितने, गेहूं में परागकोशों की संख्या कितनी होती है 3, चने में कितनी होती है 10 होती है, 9+1 की कंडीशन मतलब सिचुएशन में 10 होते हैं। उसी तरीके से मटर में भी 10 होते हैं, और सरसों में 6 होते हैं, 4+2 के फॉर्म में होते हैं। उसके बाद सनफ्लावर में 5 होते हैं, गन्ने का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आलू पोटैटो में कितने होते हैं 6, और टोमेटो में होते हैं 9+1 यानी कि 10। तो एंथर से क्वेश्चन ज़्यादातर अगर पूछ लिया जाता है तो ये चना और गेहूं का ही पूछा जाता है। सीरियल की जो भी फसलें हैं, धान्य वर्गीय फसलें, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, है ना, धान, इनमें सब में धान को छोड़कर बाकी सब में कितने होते हैं 3 ही एंथर्स पाए जाते हैं। ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए आगे देखिए। अब इसी कड़ी में देखिए मोड ऑफ पॉलिनेशन और उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस, है ना। तो पहली चीज समझने वाली इसमें ये है कि मोड ऑफ पॉलिनेशन के अकॉर्डिंग जो सेल्फ पॉलिनेशन होगा उसमें मतलब जो स्वपरागण जिन फसलों में पाया जाएगा उनकी आइसोलेशन डिस्टेंस मतलब पृथक्करण दूरी कम होती है, और जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण होता है उनमें पृथक्करण दूरी अधिक होती है। पॉलिनेशन यानी परागण कितने प्रकार का होता है, ये टोटल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, पहला होता है स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है ऑफेन क्रॉस पॉलिनेशन, और तीसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण, है ना। तो इनमें देखो परागण की क्राइटेरिया है, कैसे 0 से मतलब 3% तक अगर परागण हो रहा, 3% तक क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा, 3% तक या 3% से कम पर परागण अगर होगा, 3% से कम पर परागण होगा, मान लो कि 100 पौधे हैं उसमें 3 या इससे कम पौधे में ही पर परागण होगा तो उसको स्वपरागण की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन अगर 3% से अधिक और 30% से कम, 3 से 30 के बीच, कहीं कहीं लिखा होता है 5, है ना, 5 से 30 के बीच, तो वहां पर जो है ऑफेन क्रॉस पॉलिनेशन मतलब इससे ज्यादा अगर इतने के बीच में पर परागण है ना, तो वो किस श्रेणी में रखा जाएगा, वो ऑफेन की श्रेणी में रखा जाएगा। और पर परागण क्या होगा, जब 30% से अधिक पर परागण होगा, मतलब कि 100 पौधे में से 30 पौधे से अधिक जो पर परागित हो गए तो वो पर परागण की श्रेणी में रखा जाएगा। अब ये पर परागण स्वपरागण कैसे डिसाइड किया जाता है, देखिए
पर परागण स्वपरागण डिसाइड करने का जो सिस्टम है ना, वो ये होता है कि जैसे मान लो कोई एक ये कोई पुष्प है ना, पुष्प है कोई, ये इसमें एंथर्स हैं ये, और ये इस पौधे में पुष्प लगा हुआ है, और एक कोई दूसरा पौधा बगल में है ना, उसमें भी ये एंथर्स हैं। तो अगर ये मान लो कि ये एंथर्स है यानी स्टेमेन, और ये इसकी वर्तिकाग्र है, और ये एंथर्स है ना, और ये वर्तिकाग्र, तो ये क्या हुआ, यहाँ से जो पराग कण निकल कर इसकी वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे, दूसरे पौधे की मतलब दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे, तो ये क्या होगा, पर परागण होगा। और स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण ये है कि जब इसके परागकण इसी अपने पुष्प की वर्तिकाग्र को परागित करते थे, स्वपरागण हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया परागण। अब परागण 3 तरीके का होता है, हमने बताया अभी, स्वपरागण, ओपन यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, ओपन क्रॉस पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें जो है उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसमें मोड ऑफ पॉलिनेशन क्या, कैसा परागण होता है। तो गेहूं एक स्वपरागित फसल है। स्वपरागित फसल गेहूं क्यों है ना, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको, है ना। अब स्वपरागित फसल है गेहूं, गेहूं की जो है इस तरीके से बाल होती है। तो गेहूं में जो ये इसमें एक वो स्टिग्मा और 3 एंथर्स होते हैं, तो ये एकदम बंद होते हैं, तो इसके परागकण निकलने की संभावना ही नहीं होती है जो दूसरी जगह चले जाएं। और दूसरी चीज, जब ये बंद होगा तो उसकी वर्तिकाग्र पर दूसरे परागकण आने की संभावना भी नहीं होती, इसीलिए इसमें स्वपरागण होता है। और इस दशा को क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी मतलब व्हेन फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, मतलब जब पुष्प परागण होने तक, जब तक परागण ना हो जाए, स्वपरागण संपन्न हो जाए, तब तक जो है पुष्प खुले ही ना। जो खुलेगा नहीं तो कैसे बाहर चला जाएगा, है ना, ये बाहर को कैसे आ पाएगा। तो ऐसी दशा को कहा जाएगा क्लिस्टोगैमी। पूछा जा सकता है कि क्लिस्टोगैमी किसमें पाया जाता है, तो वो गेहूं में पाया जाता है। ठीक है, अब गेहूं में स्वपरागण होता है, चने में भी स्वपरागण होता है, और मटर में भी स्वपरागण होता है। सरसों ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन में रखा गया है। इसमें कुछ सेल्फ कुछ कंपेटाइल होते हैं, कुछ इनकम्पेटाइल होते हैं। ठीक है, तो इसको ऑफन क्रॉस मतलब कि ऑफन मतलब है 5% से अधिक, लेकिन 30% से कम इसमें परागण होगा। ठीक है, सनफ्लावर सूरजमुखी में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। देखो सूरजमुखी का पुष्प जो है एकदम इस तरीके से होता है, तो इसमें जो है परागण एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह जाने की संभावना, इस केस में आने की संभावना बढ़ेगी, तो इसलिए इसमें पर परागण होगा। गन्ने के देखो बहुत ज्यादा समझने वाली बात है। गन्ना क्या होगा इसमें, गन्ना क्रॉस पॉलिनेशन, गन्ना जो है एक क्रॉस पॉलिनेशन। गन्ने के पुष्प को क्या कहते हैं, एरो कहते हैं। अभी जब हम गन्ने पर बात करेंगे तो उसको विद्युत बताएंगे। गन्ने के पुष्प को एरो कहते हैं, इसका निकलने की क्रिया एरो है। तो उसका पुष्प भी एकदम ओपन होता है। जो ओपन पुष्प है तो कॉमन सेंस लगा के बताया जा सकता है कि इसमें पर परागण होगा। ठीक है, अब आलू में भी स्वपरागण, और टमाटर इसमें भी स्वपरागण पाया जाएगा। अब इसके आइसोलेशन डिस्टेंस, पृथक्करण दूरी क्या होता है कि जैसे मान लो एक खेत में, ये एक खेत है, इसमें हमने गेहूं लगा रखा है। क्या लगा रखा है, गेहूं, है ना। और एक कोई दूसरा खेत है, इसमें भी हमने गेहूं लगा रखा है, लेकिन गेहूं की वैरायटी अलग अलग है। कौन कौन सी, मान लो कि इसमें हमने वो रखा है DBW 187, और इसमें हमने बोल दिया HD 3086। तो अब गेहूं की पृथक्करण दूरी 3 या 3 से अधिक मीटर जब रखेंगे, मतलब इस खेत से इस खेत के बीच की दूरी 3 या 3 से अधिक रखेंगे जब इन दोनों की दूरी, तो इसके परागकण इसमें जाने की संभावना एकदम खत्म हो जाएगी। तो इसको कहते हैं पृथक्करण दूरी, जहां पर किसी वैरायटी को, किसी किस्म को उसकी शुद्धता मानक के लिए एक किस्म से दूसरे किस्म के बीच दूरी निर्धारित की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस, यानी पृथक्करण दूरी। ये मुख्यतः जब नए वैरायटी, नए बीज उत्पादन किए जाते हैं,
तो उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो गेहूं में ये दूरी फाउंडेशन और सर्टिफाइड, देखो दोनों की अलग अलग दूरी है। मोस्टली फाउंडेशन की आधी सर्टिफाइड की होती है, लेकिन कुछ की सेम होती है। खासकर देखिए गेहूं में फाउंडेशन की 3 मीटर और सर्टिफाइड की भी 3 मीटर पृथक्करण दूरी, ज्यादातर गेहूं की ही पूछी जाती है, ठीक है। अब बात करें चने की 10 मीटर फाउंडेशन की और 5 मीटर सर्टिफाइड की। मटर की 50 मीटर फाउंडेशन, 25 मीटर सर्टिफाइड। सरसों की 50 मीटर फाउंडेशन, 25 मीटर सर्टिफाइड। सूरजमुखी की 1610 मीटर फाउंडेशन और 805, जस्ट आधा है ना इसकी सर्टिफाइड की। अब गन्ने में कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हमने नहीं लिखा है। तो गन्ने का हमारे यहाँ उत्तर भारत में क्या है, कि उत्तर भारत में हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं, यानी कि वानस्पतिक प्रवर्धन, इसीलिए जो है इसके बीज की आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ती। पोटैटो, आलू में 50 और ये 25 है ना, 25। और ये क्या है, टमाटर में 50। देखिए इसमें जो है, जो इसे रबी मेजर क्रॉप्स हैं उनमें मटर, सरसों, आलू, टमाटर, ठीक है। मटर, सरसों, आलू, टमाटर, इनकी 50 और 25 होगी फाउंडेशन सर्टिफाइड की। गेहूं, धान, इनकी सबकी ओट, बारले यानी कि जई और जौ, इनकी सबकी क्या होगी 3-3 मीटर ही होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। सूरजमुखी की 1610 से 805 मीटर है ना, यानी 1610 फाउंडेशन और 805 सर्टिफाइड की दूरी रखी। यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। इनको अच्छी तरीके से क्लियर रखना। मोड ऑफ पॉलिनेशन, इसमें कितने परागकोष पाए जाते हैं, ये सब चीजें इसमें पूछी जाएंगी। अब जो है फसल वाइज, क्रॉप वाइज हम बात कर लेंगे। किस पे बात कर लेंगे, क्रॉप वाइज हम बात करेंगे इसके ब्रीडिंग प्रोग्राम पे बात कर लेंगे क्रॉप वाइज है। तो फर्स्ट क्रॉप ब्रीडिंग का जो पूरा सिलेबस है रबी फसल का, वो पूरा आज हम शॉर्ट फॉर्म में इसको पूरा देखेंगे। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब सरसों। अब देखिए सरसों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो बॉटेनिकल नेम, क्रोमोसोम, ये सब चीजें है ना। तो उसके लिए ब्रेस्का ट्रायंगल को हम समझेंगे कि आखिर ब्रेस्का ट्रायंगल होता क्या है ना। तो ब्रेस्का ट्रायंगल क्या होता है, ब्रेस्का ओलेरिसिया। अब देखिए ब्रेस्का ट्रायंगल की अब हम बात करें अगर, तो यहाँ पर अभी इसको क्लियर करते हैं कि कहाँ से कैसे आया है ना। अब हम यहाँ से देखेंगे, इसमें गुणसूत्र n बराबर 8, यहाँ से शुरू करेंगे। ब्रेस्का नाइग्रा n बराबर 8, ठीक। इसमें n बराबर 9, यानी कि बेसिक क्रोमोसोम 9।
और इसमें n बराबर 10। ठीक, अब जहां से 10 छोड़ेंगे वहीं से शुरू करेंगे। इसका जीनोम हो जाएगा A, है ना, या इसका जीनोम कह सकते हैं हम क्या, AA, इसका BB और इसका CC। ठीक, अब देखिए, या इसमें ये कह सकते हैं कि n बराबर 8 हो जाएगा तो 2n बराबर 16, इसमें 2n बराबर 18, इसमें 2n बराबर 20। ठीक है, अब देखिए, समझिए बात को। अब इसमें गुणसूत्र जो है, अब इनके बीच जब क्रॉस होगा तो कहां पर कौन सी चीज होगी ये देखते हैं। ठीक है, देखिए, ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका ये देखिए, ठीक, ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका ओलेरेसिया के बीच जब क्रॉस होगा तो यानी कि इसके जीनोम क्या है, बीबी, इसका है सीसी, तो इसमें आ जाएगा बीबी सीसी और गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 9 8 17, तो n बराबर 17, 2n बराबर 34। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, B और A के बीच क्रॉस होगा तो AA BB, इसमें क्या हो जाएगा, n बराबर 8 10 18 और 2n बराबर 36। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें आप लोग कर सकते हैं क्या, AA CC के बीच क्रॉस होगा तो AA CC, गुणसूत्र 9 n बराबर 9 n बराबर 10, 9 10 19, तो n बराबर 19, 2n बराबर 38। ठीक है, अब देखिए, इसको अगर बनाना हो, इसको यू ट्राइंगल या नागारू ट्राइंगल, ब्रेसिका ट्राइंगल कहते हैं, यू ट्राइंगल कहते हैं इसको, तो इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें समझने वाली बात यह है कि ब्रेसिका ट्राइंगल में अगर हम इसको, इसमें हमसे मान लो पूछ लिया गया कि ब्रेसिका जंसिया में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, हमको नहीं पता है ना, तो हम वहां पर क्या करेंगे, ये चीज जो है ठीक है, तो ये चीज हमको समझते हैं कि ब्रेसिका नाइग्रा जो है, n जो है यहाँ पर n वाली ये स्पीसीज है, तो n के सामने जस्ट ऊपर n वाली स्पीसीज, उसके जस्ट नीचे n वाली स्पीसीज है ना। ब्रेसिका नाइग्रा के जस्ट सामने ब्रेसिका नापस, ब्रेसिका कैरिनाटा, C के सामने जस्ट C, ब्रेसिका कैरिनाटा, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, ब्रेसिका ओलेरेसिया राइम्स विद ब्रेसिका जंसिया, है ना। तो नाइग्रा के सामने नेपस, कैरिनाटा के सामने कंप्रेस्टिस, ओलेरेसिया के सामने जंसिया। अब जो है इसके हम जीनोम कैसे करेंगे, हम शुरू कहाँ से करेंगे, ऊपर से, यहीं से शुरू किया था हमने नाइग्रा नाइपस, तो यहीं से लेंगे, n बराबर 8, ठीक है, एक गैप करेंगे, n बराबर 9, फिर एक गैप करेंगे, n बराबर 10, तो जहां पर 10 छोड़ेंगे वहीं से उठा लेंगे क्या, क्रोमोसोम छोड़ा, जीनोम उठा लिया, AA BB CC लिख दिया पूरा। अब जो है इनका 8 और 10 8 मिलकर n बराबर 18, 2n बराबर मान लो 16, 20 कितने हुए 36, है ना, अगर 2n से जोड़ेंगे, है ना। इसी तरीके से ये पूरा ट्राइंगल आ जाएगा, n बराबर 8, n बराबर 9, तो n बराबर इसमें कितना हो 17, तो इस तरीके से ये ब्रेसिका का पूरा ट्राइंगल हो गया। अब इसमें जो अदर चीजें हैं, तो ये सब क्लियर होने के बाद में किसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, क्या जीनोम होता है और किसका किसके किसके क्लास से क्या बना। आप देखिए, जो ब्रेसिका से क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उनको हम देख लेते हैं। क्या, इंडियन मस्टर्ड, इंडियन मस्टर्ड, इंडियन मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड, और येलो मस्टर्ड, ये तीनों के बोटेनिकल नेम से अगर सरसों छुएगा तो इससे एक बोटेनिकल नेम पूछेगा। अब इंडियन मस्टर्ड का बोटेनिकल नेम क्या होता है, ब्रेसिका, ब्रेसिका
ब्रेसिका जेनेसिया, ठीक है। ब्लैक मस्टर्ड का क्या होता है, ब्रेसिका नाइग्रा, और इसका येलो मस्टर्ड का ब्रेसिका कम पेस्ट्रेस, और वैरायटीज की कौन सी, सरसों, ठीक है। तो ये 3 बॉटेनिकल नेम है, देखो ब्रेसिका जेनेसिया है ना, जेनेसिया, ब्रेसिका जेनेसिया, तो इंडियन मस्टर्ड ब्रेसिका जेनेसिया, ये तो इंडियन है, इसको तो याद ही करना है। ब्लैक मस्टर्ड नाइग्रा, नाइजीरिया, इसमें देखिए नाइग्रा, नाइजीरियन लोग होते हैं वो, उनके स्किन कलर थोड़ा टोन में ब्लैक सांवले होते हैं ना, थोड़े से सांवले होते हैं स्किन से, क्योंकि वहाँ पर शायद गर्मी ज़्यादा होती होगी या कुछ क्लाइमेट कंडीशन। तो नाइग्रा याद रखना है कि जो नाइजीरियन होते हैं वो कैसे होते हैं, सांवले, हल्का सा ब्लैक कलर के, है ना। ये केवल हमको याद करने का वो है, बाकी इसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं है। येलो मस्टर्ड ब्रेसिका कंप्रेस्टिस या सरसों, है ना। तो ज़्यादातर यही 2 पूछे जाते हैं, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अब देखिए दूसरा आगे, इसमें स्टेमेन कितने होते हैं, स्टेमेन इसमें 6 होते हैं। 6 किस कंडीशन में होते हैं, 6 कुछ इस कंडीशन में इसमें स्टेमेन होते हैं। ये मतलब 2 छोटे और 4 बड़े, है ना, इस तरीके से। तो इसमें 6 स्टेमेन होते हैं। पॉलिनेशन, मोड ऑफ पॉलिनेशन कैसा होता है, ओसीपी, यानी कि ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन इसमें पाया जाता है मस्टर्ड में। ऑयल परसेंट, मस्टर्ड में तेल कितना होता है, ऑयल परसेंट, ऑयल इसमें होता है लगभग 36 से 45%, अलग अलग वैरायटीज में अलग अलग तरीके से, 45 तो लिखने की ओर है, बाकी 36 से 40% तक इसमें तेल होता है, ठीक है। तो ये ऑयल कंटेंट हो गया। अब जो है कुछ वैरायटीज की बात कर लें। देखिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजों को टच कर रहे हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना। तो अब इसमें वैरायटीज की बात कर लें हम, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है वरुणा, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट वैरायटी कौन सी है, वरुणा, है ना। वरुणा वैरायटी जो है ये सीएसए से निकली है ना। कहाँ से निकली है, सीएसए से। इसको T59 के नाम से जाना जाता है ना। ये 1959 में T59 उसके वरुणा बना, 1975 में रिलीज हुई, और आज भी सबसे ज्यादा बोई जाने वाली वैरायटी, जितनी भी वैरायटीज बोई जाती हैं सरसों की, जो सीएसए से वरुणा वैरायटी निकली है, आज भी लगभग टोटल एरिया का 50% से ज्यादा इसी को बोया जाता है। अब देखिए सोमा क्लोनल वेरिएशन, सोमा क्लोनल वेरिएशन से डेवलप वैरायटी कौन सी, पूसा जय किशन, पूसा जय किशन, या इसको क्या कहेंगे, बायो 902, है ना। सोमा क्लोनल वेरिएशन से विकसित वैरायटी है, या सोमा क्लोनल वेरिएशन या टिश्यू कल्चर भी आ जाए तो वो भी सही होगा, क्योंकि सरसों की टिश्यू कल्चर से डेवलप वैरायटी, तो ये बायो। अन्य वैरायटी जो है इसमें ये वरुणा जो है ये तुरिया की वैरायटी है, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग याद रखिएगा। वैरायटी, अन्य वैरायटी जो इम्पोर्टेंट हैं उसमें शिवालिक संगम, है ना। ये सब वैरायटी किसकी है, सरसों की है। म्यूटेशन से विकसित वैरायटी कौन सी है सरसों की, म्यूटेशन से विकसित वैरायटी गीता, है ना। म्यूटेशन से वैरायटी विकसित गीता। इसकी सीड रेट कितनी होती है सरसों की, मस्टर्ड की सीड रेट कितनी होती है, तो इसकी सीड रेट होती है 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कई जगह केवल 4 या 3 से 4 भी लिखा है, तो 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर होती है। तो ये बात हो गई इसकी, ये रबी ऋतु में ज़्यादातर बोई जाती है। तो इसमें जो है क्या कहते हैं सरसों की, ये क्योंकि क्रॉप ब्रीडिंग क्रॉप इम्प्रूवमेंट से है ना चर्चा हो रही है, तो यही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने बताई। बाकी इसमें ढेर सारा है, पूछने को कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है उस पर हमने बात की।
अब इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे बंगाल ग्राम। बंगाल ग्राम क्या होता है? चिकपी यानी कि चना। तो इसका ओरिजिन प्लेस पता है, ओरिजिन प्लेस इसका क्या है? साउथ वेस्ट एशिया। ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया इसका उत्पत्ति स्थान है ना। गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n बराबर 14 या 16। इसके दो होती हैं, सिसर एरेटिनम और सिसर काबुलियम। तो काबुलियम जो है वो क्या है? काबुली चना है जिसका छोला बनाया जाता है। ठीक है, इसके जो है प्रोजेनेटर क्या है? सिसर रेटिकुलेटम, याद रखना है। प्रोजेनेटर क्या है? सिसर रेटिकुलेटम। ठीक है, साइसर रेटिकुलेटम लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। अब इसमें जो है बंगाल ग्राम में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, प्रोटीन परसेंट। बंगाल ग्राम में प्रोटीन परसेंट कितना होता है? तो 21.7%। बंगाल ग्राम मतलब चने में प्रोटीन कितनी होती है? 21.7%। अब जो है इसकी वैरायटी देख लेंगे। विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी यानी कि उकठा अवरोधी किस्म। विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी आप चिकपी चने की उकठा अवरोधी किस्म कौन सी हो जाएगी? अवरोधी ही इसका नाम है। क्या नाम है? अवरोधी। हिंदी में लिखे दे रहे हैं, इसका नाम है अवरोधी। और एस्कोचाइटा ब्लाइट से रेसिस्टेंट वैरायटी, एस्कोचाइटा ब्लाइट रेसिस्टेंट वैरायटी। ब्लाइट रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी हो जाएगी? गौरव। एस्कोचाइटा ब्लाइट रेसिस्टेंट वैरायटी हो जाएगी गौरव। तो बाकी बीज दर 75 से 80 किलोग्राम का जगह 100 किलोग्राम लिखी। तो ये सब चीजें जो देखो, एक चीज बहुत समझने वाली बात यह है कि अगर क्रॉप इंप्रूवमेंट का पेपर सही सबसे मतलब एकदम ही अच्छा करना है, बाकी हमने इतना बता दिया है, इतने में ही काफी नंबर, अगर क्रॉप इंप्रूवमेंट का पेपर आप देंगे तो उसमें से काफी नंबर का हमने बता दिया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि हमने केवल टॉपिक टू टॉपिक सिलेबस पर बात की। लेकिन फिर भी अगर एकदम ही अच्छा करना है तो जितनी क्रॉप्स हैं उनकी सभी एग्रोनॉमी भी आपको पढ़ के जाना है। अब इसी कड़ी में देखेंगे अगली क्रॉप पी। पी मतलब मटर है ना। मटर का बोटेनिकल नेम क्या होता है? बीएन होता है इसका पाइसम सेटाइवम। ओरिजिन प्लेस इसका हो जाएगा मेडिटेरियन रीजन। ठीक है, अब जो है इसमें इसकी फैमिली क्या हो जाएगी? फैमिली लेग्यूमिनेसी। गुणसूत्र इसमें 2n बराबर 14 हो जाएंगे है ना। इसमें दो होती है पाइथन सटाइम वैरायटी। अर्बेंस जो होगी वो क्या होगा? अर्बेंस होती है मतलब उसके लिए, किसके लिए? दाल वाली मटर के लिए और सब्जी वाली मटर के लिए हॉर्टेंस। दोनों में क्या अंतर होता है? दाल वाली मटर जो होती है उसका दाना एकदम गोल होता है, सब्जी वाली मटर का रिंकल्ड होता है। ठीक है, दाल वाली मटर जो होती है इसका फ्लावर जो होता है पौधे का, पौधे में फ्लावर निकलते हैं व्हाइट निकलते हैं, सब्जी वाली मटर के कलर्ड निकलते हैं। ठीक है, दाल वाली मटर जो होगी ये सूखने के बाद व्हाइट या क्रीम कलर में आ जाएगी और इसका क्या हो जाएगा? ये लाइट ग्रीन होगा, लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा दाना। इसीलिए कभी कभी देखा होगा कि जब हम लोग सब्जी खरीद के लाते हैं हरी मटर की फलियां, तो उसमें क्या होता है कभी मीठी नहीं निकल दिखती, हरी है लेकिन वो मीठी नहीं होती। उसका कारण ये होता है कि हम सब्जी मटर समझ के जो है फील्ड पी वाली दाल वाली मटर की फली खरीद लाते हैं ना। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी। एक सेल्विया वैरायटी है, अभी इसके बारे में बताएंगे है ना। तो अब इसका ओरिजिन प्लेस मेडिटेरियन रीजन और सेंट्रल एशिया भी आ सकता है इसमें लिखा, तो वो भी सही माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें वैरायटी कौन कौन सी पूछी जा सकती है? वैरायटी पाउडर मिल्ड्यू रेसिस्टेंट वैरायटी,
पाउडरी मिल्ड्यू रेसिस्टेंट। पाउडरी मिल्ड्यू रेसिस्टेंट वैरायटी इसकी है रचना, है ना, रचना वैरायटी इसकी पाउडरी मिल्ड्यू, फर्स्ट पाउडरी मिल्ड्यू रेसिस्टेंट वैरायटी और पाउडरी मिल्ड्यू रेसिस्टेंट मोस्ट पाउडर वैरायटी जो है कौन सी, रचना, इसकी पूछी जा सकती है ना। अगला क्वेश्चन है और भी रेसिस्टेंट है लेकिन रचना पहली है, उसके बाद में इसमें कौन कौन सी है, इंदिरा, पंत, P5, ये सब मटर की वैरायटी कौन सी है। ऐसा हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मटर की पाउडरी मिल्ड्यू रेसिस्टेंट वैरायटी है। 3 ऑप्शन ये दे दिया, चौथा दे दिया आला पेपर, तो ये आला पेपर सही हो जाएगा। नहीं तो मोस्ट कहता है पूछा है रचना ये वैरायटी है, तो फील्ड पी, रचना किसकी वैरायटी है, फील्ड पी की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें जो है पॉइंट है कि पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है, समझिए। पाउडरी मिल्ड्यू होता है चूर्णिल आसिता, कि जैसे मान लो कि ये मटर की पत्ती है, तो मटर की पत्ती में क्या होगा कि ये पत्ती होती है, तो इस ये मान लो पत्ती है, तो इस पत्ती में एक ये ऊपर का सिरा एक निचला सिरा, तो इसमें ऊपरी सिरे में पाउडर जैसा व्हाइट पाउडर जो होता है ना, डर्मीकुल टाइप वाला नहीं, तो उसमें जो है व्हाइट पाउडर की तरह से जब उसको छू लोगे तो हाथ में पाउडर जैसा लग जाता है, इसीलिए उसको चूर्णिल आसिता है पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। उसी से रेसिस्टेंट वैरायटी है रचना है। और इसमें पाउडरी मिल्ड्यू एंड रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू और रस्ट रेसिस्टेंट, दोनों से रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, तो ये वैरायटी हो जाएगी मालवीय, है ना, मालवीय वैरायटी, मालवीय मटर। ठीक, अन्य जो पॉपुलर वैरायटी है उसमें आजाद है, पंत, उपहार और आजाद, ये वैरायटी पूछ सकता है कि आजाद दीजिए वैरायटी आप, आजाद एंड पंत उपहार, पंत उपहार ये किसकी वैरायटी है, तो ये वैरायटी फील्ड बी की हो जाएगी। इसमें जो है प्रोटीन कितने परसेंट होती है, तो इसके दाने में प्रोटीन होती है 22.5% तक प्रोटीन किसमें पाई जाती है, मटर के दाने में पाई जाती है। देखिए मटर के, अभी हमने बात की किसकी, चने और मटर की, तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि प्रोटीन की वजह से, है ना, प्रोटीन की वजह से हमारे कई क्वेश्चंस इसमें गलत हो जाते हैं। तो एक हमने कल ही एक ट्रिक तैयार की है, उसके माध्यम से देखते हैं कि प्रोटीन कैसे हम याद रखेंगे दालों की, है ना। देखिए ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसके माध्यम से हम समझेंगे कि किसमें कितनी परसेंट प्रोटीन पाई जाती है। देखिए चना में पाई जाती है। देखिए चना मटर से लब करके उर्दू वाले मुल्ला जी मशहूर हो गए, है ना। ये एक ट्रिक है, इसको केवल एक ट्रिक एज ए ट्रिक ही हम समझेंगे, बाकी इस पर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है फालतू का, केवल हमारा मकसद याद कराना है। तो चना में प्रोटीन होती है 21%, मटर में होती है 22%, मतलब हो गया लोबिया में 23%, उर्दू मतलब इससे अंदाजा लगाए लोग उर्द की बात कर रहे हैं, उर्द में 24%। ठीक, ये हो जाएगी मूंग, मतलब मूंग, है ना, मूंग में प्रोटीन 25%, और मसूर मतलब मसूर, तो मसूर में प्रोटीन इसमें भी 25%। ठीक है, तो इसको एक बार जब पढ़ोगे कि चना मटर से लब करके उर्दू वाले मुल्ला जी मशहूर हो गए। मुल्ला तो प्याजा जो अकबर के नौरत्न में थे, वो प्याज खाने के लिए मशहूर थे, उनको प्याज से बड़ा प्रेम था। लेकिन अगर उनको जो मुल्ला जो प्याजा थे उनको मटर और चने से ज़्यादा प्रेम होता तो क्या होता, उस तरीके से हम बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमको याद करना है ना। तो इसमें देखिए ऐसे 21.1% होती है प्रोटीन, इसमें 22.5% होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 22 का भी ऑप्शन आ जाएगा, 22.5 का, ऐसे ऑप्शन नहीं देता है। लेकिन इस तरीके से आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से एक बार लिखिए, लिखने के बाद में नीचे
इसको प्रोटीन कंटेंट रखिए और अच्छी तरीके से आप लोगों को ये याद हो जाएगा कि कितने परसेंट। उसके बाद सीरियल से चलते जाएंगे 21, 22, 23, 24, 25 ये याद रखेंगे। यहाँ 26 नहीं कर देना है मसूर में, है ना, ये भी 25 से रहेगा, है ना। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से एक बार ऐसे लिखिए, फिर एक बार बिना देखे लिखिए, क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं अन्य जो मेजर क्रॉप हैं उनमें शुगर कैन और व्हीट। तो व्हीट का इवैल्यूएशन जो है, व्हीट की बात कर लेते हैं। व्हीट गेहूँ, तो इसमें 2n बराबर 6x बराबर 42 होते हैं, है ना। ये गेहूँ जो है इसका ओरिजिन प्लेस, इसका जो प्रोजेनेटर टिटकम बायोटिकम इसका प्रोजेनेटर माना जाता है ना। और ये नेचुरल सिलेक्टेड है, ये चीज़ इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझनी पड़ेगी, है ना। ओरिजिन प्लेस देखिए, गेहूँ जो है वो तीन स्पीसीज मुख्यतः उगाई जाती हैं। कौन कौन सी? ट्रिटिकम एस्टिवम, दूसरा है ट्रिटिकम ड्यूरम, तीसरा है ट्रिटिकम डाइकोकम, ठीक है। तो ये हो जाएगा चपाती गेहूँ, ये हो जाएगा ड्यूरम हो जाएगा मैक्रोनी गेहूँ, मैक्रोनी वाला, है ना। और ये इमर, इसकी मुख्य ये करीब 89% उगाया जाता है और ये 10% और इसकी खेती 1% एरिया में भारत में मुख्यतः होती है, ठीक है। और जो ये ऑटो टेट्राप्लाइड गेहूँ है वो कैसे बना कि उसमें क्रोमोसोम डबलिंग हुई, AA, BB और DD, ये किसके हैं? जीनोम। गेहूं पर कभी जब विस्तृत चर्चा होगी तब हम बात करेंगे। और गेहूं का जो लेक्चर पढ़ा है हमारे एग्रोनॉमी वाली उसमें प्लेलिस्ट में, तो उसमें जाके आप लोग गेहूं और खासकर वो फसलें जो इस बार क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हैं उनको अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इतनी गेहूं का 57 मिनट 52 मिनट का लेक्चर है वहाँ पर, तो इतनी लंबी यहाँ पर हम चर्चा गेहूँ पर नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें इसको देख लेना। गेहूं का जीनोम पूछा जाता है, तो जीनोम क्या होगा? AA, BB, DD, गुण सूत्र होते 2n बराबर 6x बराबर 42। इसका प्रोजेनेटर किसको माना जाएगा? एंसेस्टर गेहूं का होता है ट्रिटिकम बायोटिकम को माना गया है, बायोटिकम को गेहूं का एंसेस्टर माना गया है, ठीक है। अब जो है इसमें जो अन्य इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि गेहूं के लिए ड्वार्फिंग जीन, तो नॉरिन 10 जो है वो गेहूं के लिए ड्वार्फिंग जीन माना गया है। कौन माना गया है? नॉरिन 10 ड्वार्फिंग जीन, मतलब गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी कौन है? नॉरिन 10, ठीक है। धान में TGU जीन, ठीक है। तो ये चीज, अब इसमें जो है कुछ अन्य चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन से कौन कौन सी वैरायटी है? प्राइमरी इंट्रोडक्शन से भारत में कौन कौन सी वैरायटी आई? उसके बाद में सेकेंडरी इंट्रोडक्शन से कौन कौन सी वैरायटी आई? सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन से आई लर्मा रोजो एंड सोनेरा 64। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन से आई कल्याण सोना एंड सोनालिका, ठीक है। अब इसमें जो है म्यूटेशन से विकसित वैरायटी कौन कौन सी है? म्यूटेशन क्या होता है? सडन हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड म्यूटेशन। मतलब कि जब अचानक नेचुरल रूप से बदलाव आ जाए उसमें, है ना, उसके नेचर में पूरे पर केमिकल उसका जेनेटिक बदलाव हो जाए तो उसको म्यूटेशन कहेंगे। म्यूटेशन से वैरायटी कौन कौन सी है? सरबती, सुनेरा और पूसा लर्मा। मल्टी लाइन से कौन कौन सी वैरायटी? इंपॉर्टेंट वैरायटी है
मल्टी लाइन क्या होता है? मल्टी लाइन होता है, मल्टी लाइन सर्वप्रथम जेनसन ने दिया था। किसने दिया था? जेनसन ने। मल्टी लाइन इज ए मिक्सचर ऑफ फ्यू या सेवरल आइसोजेनिक लाइन, इस कॉल्ड मल्टी लाइन। मल्टी लाइन की जो मोस्ट पॉपुलर सीएससी से निकली कौन कौन? बिठूर, जिसका नाम है, क्या नाम है? बिठूर। और कुछ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली, उनमें कौन कौन सी हैं? ML KS 11, ठीक है। तो उसके बाद में डबल जीन ड्वार्फ, ट्रिपल जीन ड्वार्फ, ये सब जो है अच्छी तरीके से उसमें जो वैरायटी वाला पूरा वीडियो पड़ा, उसको जो आप देखेंगे तो अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर होगा। बाकी जो क्रॉप्स हैं उनकी जो ब्रीडिंग प्रोसीजर है या फिर वो है, वो सब माइनर में हम आता है, उसको भी आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन उसकी एग्रोनॉमी अच्छी से सभी, ये जितनी फसलें आपकी हैं 7-8, इनकी एग्रोनॉमी तो अच्छी से पढ़ के जाना ही जाना है अगर आपको पेपर अच्छा करना है क्रॉप इम्प्रूवमेंट का। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें हमने थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ाया है, लेकिन आप ये समझिए कि हमने कोशिश की है कि सिलेबस पर चलने की। 1 से 1.5 घंटे जो वीडियो है इसमें हमने पूरा सिलेबस कवर किया है। तो इसमें हो सकता है कुछ जहाँ पर इंग्लिश प्रॉब्लम है वहाँ पर ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट यूज करके इसकी हिंदी निकाल ली जाए, निकाल लेना। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है हमारे हिसाब से, है ना। और क्योंकि हमने पूरा विधिवत सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें किया है, बाकी कहीं इधर उधर से इसमें कुछ ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो अब कुछ इंस्टीट्यूट जो है देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं क्राफ्ट के हिसाब से। जैसे कि सीमिट, CIMMYT, सीमिट का मुख्यालय कहाँ है? मैक्सिको, ठीक है। इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है ना? पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल जो है वो पेरू में है ना। अब जो है केंद्रीय CPRI कहाँ है? केंद्रीय पोटैटो सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट तो शिमला हिमाचल प्रदेश में, शिमला हिमाचल प्रदेश, ठीक है। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, ये कहाँ है? लखनऊ में। और SBI मतलब शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? तो ये है SBI कोयम्बटूर, तमिलनाडु, ठीक है। इस पेन की हमको लग रहा है इंक चली गई है। कोयम्बटूर तमिलनाडु, ठीक है। तो अब इसमें जो है और दलहन IIPR, अगर आप कभी भी कानपुर गए हैं अपनी ज़िंदगी में तो IIPR पता होगा आपको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। क्या? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये कहाँ पर है? कानपुर, ठीक है। तो ये मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं इसीलिए DWR डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, ये कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा। तो ये देखिए हमने कुछ जल्दी इंग्लिश में बता दिया है, लेकिन ये बहुत सरल है। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ। SBI शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान, कोयम्बटूर। NSI नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, ये कहाँ पर है? ये भी कानपुर में है, ठीक है। SBI के शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान, कोयम्बटूर में। सीमिट जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है गेहूं और मक्के के मक्का इम्प्रूवमेंट का, तो वो कहाँ पर है? मैक्सिको में, ठीक है।
आलू का, पोटैटो का पेरू में है ना, CPRI केंद्रीय इसका कहाँ है, पे शिमला में है। तो ये ब्रीडिंग का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। और गेहूं में जैसे प्रोटीन की बात कर लेते, गेहूं के प्रोटीन को क्या कहेंगे, ग्लूटीन कहेंगे। गेहूं में प्रोटीन करीब 12% तक पाई जाती है ना। तो इस चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अभी हमने उसकी ट्रिक बताई आपको, प्रोटीन कितने % होती है पल्सेस में, तो उसके द्वारा ये सब क्लियर हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो पूछी जा सकती है, देख रहे हैं इंग्लिश में बची है कि नहीं, टाइप ऑफ जर्मिनेशन। खासकर पल्सेस की अगर बात करें तो 2 तरीके का होता है, एपीजियल और हाइपोजियल। एपीजियल मतलब ऊपर घूमे, जब उसके बीज पत्र ऊपर निकल आए। तो ये किन फसलों में पाया जाता है, खरीफ ऋतु में जो भी दालें उगाई जाती हैं, जैसे कि कौन सी खरीफ ऋतु में उगाई जाएंगी दाल वाली फसलें, ग्राउंड नट, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम है ना, ये सब जो है लोबिया। ये इनमें सब में क्या ऊपर भूमि का गुण पाया जाएगा। लेकिन अपवाद क्या है, अपवाद है अरहर यानी कि केजनस केजान यानी कि पिजन पी। अरहर एक ऐसी फसल है जो खरीफ ऋतु में भी उगाई जाती है, लेकिन उसमें अधोभूमि अंकुरण, यानी कि जब उसमें अंकुरण होता है तो उसके बीज पर जमीन के अंदर रह जाते हैं। ठीक है। हाइपोजियल जितना भी रबी सीजन वाली दालें हैं, रबी सीजन केवल दालों की बात करें, उनमें कैसा पाया जाएगा अंकुरण, हाइपोजियल। जैसे कि रबी सीजन की फसल कौन सी हो जाएगी इसमें रबी सीजन की, जैसे कि चिकपी, फील्ड पी मतलब मटर, चिकपी मतलब चना, और लेंटिल। इनमें क्या है, अधोभूमि, मतलब बीज पत्र जब अंकुरण होता है तो नीचे ही रह जाते हैं। ठीक है, मतलब कि ऊपर भूमि का अंकुरण जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये बीज पत्र ऊपर आ जाते हैं, और जबकि अधोभूमि का अंकुरण जो होता है वो इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से पत्तियां निकलती है। ठीक है। तो इसमें जो है रबी सीजन की जो फसलें दालें हैं, इनमें कैसा पाया जाएगा, अधोभूमि, हाइपोजियल। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, राजमा एक ऐसा है कि जो रबी सीजन का भी है, लेकिन फिर भी उसमें इपीजियल पाया जाएगा। तो राजमा अपवाद है इसका, इपीजियल। राजमा रबी सीजन होते हुए भी इपीजियल है, और अरहर खरीफ सीजन होते भी हाइपोजियल है। तो ये अपवाद है, इनको भी अच्छी तरीके से क्लियर करना है। तो ये हो गई आज की क्लास, हो सकता है थोड़ी लंबी हुई हो, लेकिन उम्मीद है कि एक ही क्लास में काफ़ी कुछ, अगर सिलेबस से पूछेगा तो काफ़ी कुछ चीज़ें, खासकर वैरायटी छोड़कर हमने ज़्यादातर चीज़ें टच की है। और उम्मीद है कि इससे कुछ क्वेश्चंस तो जरूर पूछे जाएंगे, और ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।